हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी की 5वीं क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग एक है। बताइए दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? न्यायिक निकाय है, कार्यपालिका निकाय, संवैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय? बताइए दोस्तों, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है दोस्तों, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है, जो कि दोस्तों संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम विधेयक है, जो कि 2023 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जेंडर गैप को कम किया जाए। तो दोस्तों, 1/3 यानी कि 33% सीटें जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है दोस्तों? बताइए। इससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए वीवीपैट किस बला का नाम है। बताइए दोस्तों, वीवीपैट में टी से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, जब आप मतदान करने जाते हैं तो 2 बैलेट लगे होते हैं सामने। एक तो वोटिंग मशीन होती है और उसी के साथ में एक और दूसरा टैब जैसा आकार होता है। जैसे ही आप वोट डालते हैं तो उसमें से पर्ची निकलती है। जिसमें से पर्ची निकलती है उसे ही वीवीपैट कहते हैं दोस्तों। वो ये बताता है कि आपने इस उम्मीदवार को वोट दिया है, उसी का फोटो और उसका चुनाव चिन्ह उस पर्ची पर छपकर बाहर आता है। तो दोस्तों, वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। हिंदी में कहें तो मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें टी का अर्थ होता है दोस्तों ट्रेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ना तो ट्रेट होता है, ना ही ट्रस्ट, ना ही टेक्स्ट। सही उत्तर है ट्रेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग का प्रमुख खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए दोस्तों। केंद्र सरकार, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा? दोस्तों, चुनाव आयोग के प्रमुख को मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर होगा इसका? ऑप्शन ए है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। ये तो उनका कर्तव्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, ये भी उनका काम है दोस्तों। चुनाव का निरीक्षण करना, बिल्कुल ये भी काम है। लेकिन स्थानीय चुनाव करवाना ये काम नहीं है। ये दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का काम है।
चुनाव आयोग का काम नहीं है। इनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, स्थानीय चुनाव करवाना, जो कि चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का अर्थ है। वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। अभी अभी हमने पिछले ही प्रश्न में डिस्कस किया था। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है दोस्तों, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। दोस्तों इसको सर्वप्रथम 2013 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बार 2013 में प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोग और समिति से संबंधित है। भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? बताइए, 6 होते हैं, 10, 3 या फिर 4? एसएससी जीडी 2024 का ये प्रश्न है दोस्तों। बताइए, भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है और इसके लिए दोस्तों एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 4 सदस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष खाली जगह में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बताइए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का ये प्रश्न। दोस्तों वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी अपना सटीक उत्तर है, 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इससे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश से संबंधित है। इस समिति की सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, 23 में और 24 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री यही थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? बताइए दोस्तों, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? नीति आयोग के प्रमुख को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर वित्त मंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को? ये प्रश्न भी दोस्तों एसएससी जीडी 2023 और 2024 में 2 बार पूछा गया है। दोस्तों भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 280 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष में बदल दिया गया था। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को कौन से नए आयोग अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया है? 2018, 2017, 16 या फिर 19?
दोस्तों, हमारे देश की संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त करके 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 2018 के रूप में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग में 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों, नहीं होते हैं 10 सदस्य, इसमें 7 सदस्य होते हैं। और सी ऑप्शन है दोस्तों, मुंबई में इसका मुख्यालय। ये भी गलत है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। और डी ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्यरत होना चाहिए। बिल्कुल ये भी गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इनके अध्यक्ष जो कि पूर्व जज होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों, इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में सिफारिशी और अनुशंसात्मक है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। बताइए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आप सभी को पता ये भी होना चाहिए कि जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था दोस्तों जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। इस अधिनियम ने एक देश एक कर प्रणाली की शुरुआत की थी, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर है, वन नेशन वन टैक्स। ये प्रश्न भी दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यह प्रश्न तो दोस्तों एसएससी जीडी ने भर के पूछा है, 3 बार पूछ लिया है, हो सकता है आगे भी पूछेगा। तो बताइए, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 85, 86, 82 या फिर 83? दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा आर्टिकल 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 38वां, 40वां, 42वां या फिर 44वां? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई थी। तो ऑप्शन सी सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों, ओबीसी को 27% आरक्षण 93वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा प्रदान किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए। बताइए दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? उससे पहले दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं थी और उस संविधान संशोधन के बाद में राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों वो था 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है और साथ ही अपने निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक अब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और इस पर राष्ट्रपति की सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार भारत और उसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थल सीमा समझौता किया गया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों बांग्लादेश को भारत के 111 गांव, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को भारत के 111 गांव दिए गए थे, जबकि बदले में भारत को बांग्लादेश से 51 गांव मिले थे। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को 111 गांव दिए गए थे और भारत को मिले थे 51 गांव। तो समझौता संबंधित था बांग्लादेश से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बताइए 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ये दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बताइए दोस्तों, आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी एसएससी जीडी ने 2 बार पूछा गया है, 2019 और 2021। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पारित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे प्रथम संशोधन में, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया गया था, 9वीं अनुसूची और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान के लिए अनुच्छेद 15 का भाग 4 जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, 1951। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी ये प्रश्न। स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला आम चुनाव 1951-1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था दोस्तों। और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी जनादेश प्राप्त हुआ था, भर भर के सीटें प्राप्त हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है दोस्तों, आईएनसी पार्टी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? बताइए दोस्तों, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें राज्यसभा भी है और राज्य परिषद भी है? बताइए दोस्तों, 7 है, 6 है, 4 है या फिर 2 है?
बताइए दोस्तों, कुछ कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है और कुछ राज्यों में एकल सदनीय विधानमंडल है। तो बताइए दोस्तों, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 6 राज्यों में आते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और यूपी। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिनमें दोस्तों द्विसदनीय विधायिकी सरकार एक प्रणाली है जिसमें विधायिका के 2 सदन होते हैं दोस्तों, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन 92वां संशोधन अधिनियम 2003 यथा उद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। शुरुआत में दोस्तों जब 8वीं अनुसूची बनी थी तब मूल रूप से 14 भाषाएं थी उसमें। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ तो फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो उसी के साथ में दोस्तों कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या 22 हो गई है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कितने स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है? बताइए दोस्तों, कितने स्तर की उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए योजना करता है? 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 1 स्तरीय? तो बता दूं दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था दोस्तों 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों उपभोक्ता के हितों और संरक्षण के हेतु 3 स्तर का फोरम है। ठीक है दोस्तों, पहला है जिला स्तरीय, दूसरा है राज्य स्तरीय और तीसरा है राष्ट्रीय स्तरीय। तो दोस्तों निवारण के लिए कुल 3 स्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया था? बताइए दोस्तों, इस कानून को लेकर काफी विवाद हुआ था। तो बताइए CAA कानून कब पारित हुआ था? जनवरी 2019, दिसंबर 2019 या फिर जनवरी 2018, दिसंबर 2018? बताइए दोस्तों, CAA कब पारित हुआ था? तो दोस्तों CAA 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम एक्ट के रूप में पारित हुआ था। 10 जनवरी 2020 से ये अधिनियम प्रभावी हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना तय करता है, उसे पोक्सो के रूप में संदर्भित किया गया है। तो बताइए पोक्सो को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं और वो किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। इस प्रश्न में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इतना सा ही पूछा है कि पोक्सो को हिंदी में क्या कहते हैं और वो किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते हुए लैंगिक अपराध की रोकथाम के लिए एक विशेष कानून पारित किया गया था जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका दोस्तों, जिसे इंग्लिश में दोस्तों पोक्सो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
जबकि इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जो कि दोस्तों 14 नवंबर 2012, आप सभी को पता होगा दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो उसी के दिन 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2012 में, और इसका हिंदी में नाम है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जो कि लागू हुआ था 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पॉस नीति की आवश्यकता क्यों अनिवार्य करता है? बताइए दोस्तों, पॉस एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं और वो कब लागू हुआ था? बताइए। जो कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाता है, पॉस। तो दोस्तों, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम 2013, जो कि 2013 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जनवरी 2020, मार्च 20, जून 20 या फिर नवंबर 2019, दिसंबर 2019? बताइए दोस्तों, ट्रांसजेंडर अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में लागू किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों ट्रांसजेंडरों की पहचान करने, उनकी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति रखने, सार्वजनिक या निजी कार्यालय को रखने आदि क्षेत्रों में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, जनवरी 2020 में लागू हुआ था, 10 जनवरी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीनदीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन किया गया था? तो बताइए दोस्तों, ये प्रश्न सीधा सा ये पूछ रहा है कि लक्षद्वीप का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974, 73, 71 या फिर 72? तो दोस्तों 1 नवंबर 1973। कब? 1 नवंबर 1973 को संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्य पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसका गठन मद्रास से अलग कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन 1 नवंबर 1973 में इसे लक्षद्वीप के रूप में गठित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1 नवंबर 1973 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उनके उपयोग को नियंत्रण करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? बताइए दोस्तों, शस्त्र पर नियंत्रण रखने वाला शस्त्र अधिनियम कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1950, 1942 या फिर 1947? दोस्तों, अगर हम भी कोई बंदूक रखना चाहते हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हर कोई व्यक्ति बंदूक नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? उसके पीछे दोस्तों शस्त्र अधिनियम कानून है, जो कि लागू हुआ था 1959 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 1959 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को खाली जगह नियुक्त किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, एक राज्यपाल को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सटीक है? तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु दोस्तों इस अनुच्छेद में की गई बात एक ही व्यक्ति को 2 या
2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने से नहीं रोकती है। तो दोस्तों एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल वो बन सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कौन सा है? तो दोस्तों भारत के CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7, 6, 4 या फिर 5? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के कार्यकाल के साथ की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? बताइए दोस्तों। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है, जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बताइए इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिनमें द्विसदनीय विधायिका होती है? दोस्तों भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद हो सकती है। वर्तमान में दोस्तों 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है, जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो दोस्तों अपने ऑप्शन में कर्नाटका मौजूद है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्यमंत्री? बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता दोस्तों राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है दोस्तों। तो इनका प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल 165 में, और इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा दोस्तों, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा। ये ध्यान रखने बात है कि मुख्यमंत्री महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करता है, राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।